जय हिंद। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? लेट हो गए थोड़े से हम। सुबह सुबह का वक्त है, हो ही जाते हैं। बढ़िया, फर्स्ट क्लास। देखिए, डेमो क्लासेस में आज हमारा आखिरी दिन है और हम एक फाइनली डेमो और इस पर दे रहे हैं। कल से इस बैच को लॉक करके जो लिमिटेड विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए रहेंगे उनके साथ में हम ये बैच कंटिन्यू करने वाले हैं। दोस्तों, एनसीईआरटी बहुत अहम रहेगी। आप सब लोगों को ये बैच ज्वाइन कर लेना चाहिए। मेरा ऐसा मत है, ऐसा मानना है कि आप लोगों को एनसीईआरटी आवश्यक तौर पर ग्रहण करनी चाहिए। एक कमेंट करके ये बताइएगा कि मेरी ऑडियो और वीडियो आपके पास क्लियर आ रही है या कहीं कोई समस्या है। कल हम लोग कुछ चीज़ों पे चर्चा कर रहे थे। उन्हीं में से एक बात थी कि भारत के नामकरण पर हमारा एक दृष्टिकोण आगे बढ़ रहा था और भारत के नामकरण को लेकर के हम कुछ पॉइंट्स आपके साथ और डिस्कस करना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले कल वाला ही कॉन्सेप्ट आगे बढ़ाएंगे। हमें एक ग्रंथ मिलता है, विष्णु पुराण। दोस्तों, विष्णु पुराण में भारत की प्रशंसा करते हुए कुछ लिखा गया है। ठीक है ना? क्या लिखा गया है कि धन्य है वे लोग धन्य है वे लोग जो भारत भूमि में उत्पन्न हुए हैं, जो भारत भूमि में उत्पन्न हुए हैं। क्यों हैं वे लोग धन्य? बताओ। भारत भूमि में हम और आप सब उत्पन्न हुए, हम लोग क्यों धन्य हैं? क्योंकि यहाँ की जो भूमि है भारत की, वो स्वर्ग से बढ़कर है। यहाँ पर स्वर्ग के साथ हमें मोक्ष की साधना करने का भी क्या मिलता है? मौका मिलता है। क्योंकि भारत की भूमि स्वर्ग से बढ़कर है। यहां पर हमें स्वर्ग के साथ साथ अपवर्ग एक शब्द आता है जो मोक्ष के लिए आया है, कि हमें अपवर्ग अर्थात मोक्ष के लिए भी नहीं। अगर आप लोगों ने पहला वाला एनसीईआरटी का बैच ले रखा था तो आपको पुनः बैच लेने की आवश्यकता नहीं है। डोंट वरी। पहले वाले सारे विद्यार्थी एनसीईआरटी एज इट इज अपने ही बैच में पढ़ते रहेंगे। मस्त रहो आराम से। जो नए विद्यार्थी हो उनको ज्वाइन करना है। यस, वेरी गुड मॉर्निंग। अपवर्ग का अर्थ क्या है? मोक्ष की साधना भी होती है। ये जो कंसेप्ट है, ये विष्णु पुराण में भारत की प्रशंसा में लिखा गया है। ठीक है ना? इसी विष्णु पुराण में इसी विष्णु पुराण में कुछ नदियां हैं जिनके नामों पे अगर हम चर्चा करें तो गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु तथा कावेरी आदि, इन नदियों को
क्या माना गया है? 7 पवित्र मोक्षदायिनी नदियां कहा गया है। यह भी विष्णु पुराण में ही लिखा गया है। गुड मॉर्निंग सबके लिए, लिखिएगा जल्दी से। अब जब बात यहां तक आई है तो थोड़ा सा आगे भी जानी चाहिए। एक चीज समझने का प्रयास करेंगे आप लोग, और वो चीज क्या है देखिएगा कि जैसे ही हमने 7 पवित्र मोक्षदायिनी नदियों की बात की, वैसे ही हमारे भारतीय इतिहास में 7 पवित्र मोक्षदायिनी नगरियां यानी नगर भी बताए गए हैं। 7 प्रमुख मोक्षदायिनी या मोक्ष देने वाले नगर, इनके नाम हैं जिनकी चर्चा हमें मिलती है। सबसे पहले आपको मिलेगा अयोध्या, मथुरा, माया। माया नगरी किसको कहते थे? हरिद्वार को। ठीक है। काशी, अवंतिका, और 6वें नंबर पे लिखेंगे हम लोग कांची, और 7वें नंबर पे लिखेंगे हम लोग द्वारावती। ये 7 प्रमुख मोक्ष देने वाले नगर हमारी पुराणों में या हमारी पौराणिक कथाओं में हमें प्राप्त होते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमें 7 पौराणिक पर्वतों की कहानी भी दिखाई देती है। 7 पौराणिक पर्वत भी हमें यहां पर दिखाई देते हैं। यस, ठीक है ना। महेंद्र पर्वत, मलय पर्वत, सहिरय पर्वत, क्या लिखेंगे इसको? सहिरय पर्वत, शक्तिमान पर्वत, लक्ष्य पर्वत, विंध्य पर्वत, कितने हो गए? 6, और पर्याप्त। ये 7 पौराणिक पर्वत आपको दिखाई देते हैं, ठीक है ना। और इधर ये 7 क्या दिखाई देते हैं हमें? नगर दिखाई देते हैं। और इधर अगर हम बात करें तो 7 हमें मोक्ष देने वाली नदियां दिखाई देती हैं। सब भारत की सांस्कृतिक विशेषता पढ़ रहे हैं हम लोग, भारत की भौगोलिक विशेषताओं पर बात चल रही है। टॉपिक वही था तो उसी को कंटिन्यू किया जाएगा। अब आप देखिए, बताइए यहां तक का मैटर आपका कंप्लीट हो गया? यस, ये दक्षिण में पड़ेगा बेटा। और ठीक इसी तरीके से पुराणों के अनुसार ही 7 तीर्थ भी माने जाते हैं। सॉरी, 4। 4 तीर्थ का मतलब क्या हो गया? फर्स्ट है पूर्व में श्वेत गंगा, ये तीर्थ है। सेकंड, पश्चिम में
ये सब पुराणों के आधार पे मैं आपको बता रहा हूं। गोमती कुंड, द्वारका, और दोस्तों थर्ड यानी उत्तर में तप्त कुंड यानी बद्रीनाथ, और चौथा ऑप्शन अपने दक्षिण में क्या हो जाएगा, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, धनुष तीर्थ। ये कहती है आपकी एनसीईआरटी कि हमारे पुराणों में कुछ ऐसा वर्णन मिलता है। परियात्र, परियात्र, गुड मॉर्निंग सबके लिए, गुड मॉर्निंग। दोस्तों इसके अलावा हमारी इसी एनसीईआरटी में पुराणों में 4 विशाल सरोवरों की भी चर्चा आती है। कितने विशाल सरोवर आते हैं? 4 विशाल सरोवर भी आते हैं, पंपासर, बिंदुसार, नारायण सर। पहला पंपासर, दूसरा बिंदुसार, तीसरा नारायण सार, पंपासर, बिंदुसार और नारायण सर और मान सरोवर। ये 4 विशाल सरोवर हैं जो भारत भूमि की विशेषता है, जिसको एनसीईआरटी ने पौराणिक कथाओं के आधार पर अपने सिलेबस में एड ऑन किया गया है। कालिदास ने हिमालय को कालिदास ने हिमालय को अपने ग्रंथ कुमार संभव में देवात्मा कहा है। क्या कहा है? देवात्मा कहा है। भारतीय संस्कृति की विशेषताओं पे बात करें तो पहली विशेषता मिलती है हमें इसकी प्राचीनता एवं इसकी निरंतरता। सेकंड विशेषता मिलती है हमें इसकी आध्यात्मिकता। तीसरी विशेषता मिलती है हमें इसकी ग्रहणशीलता एवं समन्वयवादिता। चौथी विशेषता मिलती है इसकी धार्मिक सहिष्णुता। पांचवी विशेषता इसकी मिलेगी
सर्वांगीणता एवं सार्वभौमिकता। और एक पॉइंट और लिख लेते हैं अपन, विभिन्नताओं में एकता, विविधता में एकता। तो ये हमारा टॉपिक था, एक टॉपिक का नाम था भारत की सांस्कृतिक एवं भौगोलिक विशेषताएं। ये टॉपिक होता है यहां जाकर के कंप्लीट, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमने 2 टॉपिक 5 दिन की क्लास में आपको पढ़ा दिए। इतिहास के स्रोत, ठीक है ना, इतिहास के स्रोत क्या थे, स्रोतों को हम लोग कैसे तैयार करते हैं, प्राइमरी सोर्सेज क्या होते हैं, इन सब पे हमारी बहुत डिटेल में आपसे बात हो गई एनसीईआरटी के लेवल पे, ठीक है ना। बैक प्लीज, ये लो। देखो यहाँ दिखता है स्लाइड, आज मैंने इसका जूम आउट भी सही कर दिया था थोड़ा सा, तो यहाँ दिख रहा होगा आपको, 3 स्लाइड हो गए होंगे ना। यस। आगे बढ़े क्या, बताओ। हाँ, आज लास्ट डेमो क्लास है। अब एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पाषाण काल, महापाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। इस पूरे मुद्दे पर एनसीईआरटी क्या कहती है, ठीक है ना। एनसीईआरटी इस पूरे मुद्दे पर कहती है, तीसरे नंबर का टॉपिक है ये। सबसे पहले हम नाम की बात करते हैं और तिथियों की बात करते हैं, नाम के साथ तिथि की बात करते हैं, ठीक है ना। यानी कि एक चीज जो पहले हमने स्रोत में बता दी थी, वो चीज यहां पर हम रिपीट नहीं करेंगे कि प्रागैतिहास क्या होता है, आद्य इतिहास क्या होता है, या इतिहास क्या होता है, प्रोटो हिस्ट्री क्या होती है, प्री हिस्ट्री क्या होती है, हिस्ट्री क्या होती है। इसको रिपीट करना है क्या, आप जानते हैं, मैंने लिखा दिया था स्टार्टिंग में ही, और आप सब जानते ही हैं इसको। तो अब हम नाम और तिथियों पे बात करेंगे। मनुष्य के आविर्भाव के द्वारा इतिहास के जिस पन्ने को हम सबसे पहले समझते हैं, उसे प्रागैतिहास में हम पाषाण काल कहते हैं। क्या कहते हैं, पाषाण काल। सबसे पहले प्रारंभ में मनुष्य का इतिहास पाषाण काल से शुरू होता है, ठीक है ना। अब ये जो पाषाण काल है,
इसका जो डिवीजन है वो हम अलग तरीके से करते हैं। कैसे करते हैं? पूरा पाषाण, पीलियोलिथिक एज, मध्य पाषाण, मीसोलिथिक एज, नवपाषाण, नियोलिथिक एज और ताम्रपाषाण, चैल्कोलिथिक एज। आज तो कोने में लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको। हम सबसे पहले इस शब्द के बारे में बात करते हैं। इसको भी हमने 3 डिवीजन दिए। निम्नपुरा, मध्यपुरा और उच्चपुरा। तो बेसिकली हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, मानव के इतिहास को जहां से शुरू करते हैं वो पूरा प्लस पाषाण से ही प्रारंभ होता है, और जिसमें हम पूरा पाषाण काल से इसका प्रारंभ मानते हैं, जिसमें ये जो पूरा शब्द है इसका अर्थ होता है प्राचीन, और ये जो पाषाण शब्द है इसका अर्थ होता है पत्थर। यानी प्राचीन पत्थरों का जो इतिहास है, प्राचीन पत्थरों का, पुराने पत्थरों का जो इतिहास है, और वो इतिहास जिनसे जुड़ा हुआ है, उसी को हम लोग पूरा पाषाण काल कहते हैं। क्या कहते हैं? पूरा पाषाण काल कहते हैं। ठीक है ना? ये जो टाइम है पूरा पाषाण काल का, ये टाइम भारत में लगभग 20 लाख से लेकर के और 12,000 वर्ष तक बीसी में माना जाता है। इसको लिखिए आप एक बार।
ये सब लिख लिया। अब हमने एक चीज समझी कि ये पूरा पाषाण काल था जिसे हमने पीलियोलिथिक एज कहा, जिसकी आयु लगभग हमने 20 लाख से 12,000 ईसा पूर्व तक लगभग मानी हुई है। मानव जीवन की मानव जीवन की इसमें एक लाइन जोड़ देना, मानव जीवन की लगभग लगभग हम बात करें 99% जो घटनाएं थी वे इस काल में घटित हो चुकी थी। कौन से काल में? पूरा पाषाण काल में। लगभग 99% मानव के साथ जो व्यवहार घटित होने थे वो सब यहां हो गए थे। फिर एक युग आया जिस युग में पर्यावरण बदला, ठीक है ना, उसे हम लोगों ने क्या कहा? मध्य पाषाण युग। यहां पर पर्यावरण बदल गया। जैसे हिमयुग की समाप्ति हुई, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, और मैदानी भागों का विकास हुआ। सूक्ष्म जीव आए। सूक्ष्म जीव जब आए तो सूक्ष्म पाषाण उपकरणों की आवश्यकता हुई, जिन्हें हमने लघु पाषाण उपकरण या माइक्रोलिथ कहा, ठीक है ना। तो इस काल की विशेषता माइक्रोलिथ हो गई। माइक्रोलिथ इस काल की विशेषता हो गई, ठीक है ना। ये बात याद रखना है आपको। माइक्रोलिथ को हम लोग मेसोलिथ कहते हैं, इसको सूक्ष्म पाषाण काल भी कहते हैं। ठीक है ना। और बहुत लंबा नहीं रहा, लगभग 12,000 से लेकर के और 10,000 तक के बीच का जो समय था वो हमें इसमें दिखाई देता है। फिर मानव ने यहां पर कुछ परिवर्तन कर लिए थे, जैसे पशुपालन सीख गया था मानव, और कुछ ऐसी चीजें थी जो मानव ने डेवलप कर ली थी, जैसे खेती का प्रारंभिक साक्ष्य इसी काल में, मतलब इसके अंतिम युग में और नवपाषाण के पहले टाइम पर ऐसी पोजीशंस आपको मिल जाती है, ठीक है ना। माइक्रोलिथ हड्डी के बनाए गए, लकड़ी के बनाए गए थे, पत्थरों के भी बनाए गए थे। और फिर कृषि की अवस्था वाला क्या आ गया? नवपाषाण काल आ गया। कृषि प्लस आवास यहाँ की विशेषता हो गई, प्लस पशुपालन भी यहाँ की विशेषताओं में आ जाएगा। और यहाँ पर क्या हुआ था? ताम्रपाषाण काल में धातु युग आ गया था। तो ये एक चेंजेस थे, ठीक है ना। इस चेंजेस को अपन एक कल मैंने जो एक मैप बताया था आपको, उस मैप के माध्यम से अपन समझने का प्रयास करेंगे। आपको वो रख लेना है अपने पास में। यस, ये वाला कॉन्सेप्ट है। ये दिख रहा है क्या आपको अभी? बताएं मुझे। ये आपको या तो स्क्रीनशॉट ले लेना है या इसमें पाषाण काल को ऐसे लिखना है। हमने यहाँ से स्टार्ट किया है पाषाण काल। 3 काल में विभाजन का आधार उपकरणों में विभिन्नता, यानी हमने पाषाण काल को 3 कालों में जब डिवाइड किया तो उसके उपकरणों में विभिन्नता हमें प्राप्त होती है। आप चाहें तो मैं इसको खुद पेन से हैंड रिटन करके भी लिखा सकता हूं। आप चाहें तो मैं इसको पेन से हैंड रिटन करके भी लिखा सकता हूं, और आप चाहें तो इसको डायरेक्ट इसी तरीके से आप स्क्रीनशॉट तो नहीं ले पाएंगे। मैं या तो आपके ग्रुप में डाल दूंगा, ग्रुप में डालने का तो कोई सेंस नहीं है। आप एक काम कर सकते हो, इसको लिख सकते हो, ठीक है ना। एक्चुअली ग्रुप में डालने से भी क्या होगा, सारे बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। आज की क्लास की जो पीडीएफ है आ, वो क्लास में ही अपलोड कर देंगे, ठीक है ना।
इस क्लास का पीडीएफ जो है, ये बोर्ड वाला पीडीएफ ही अपलोड कर दिया करेंगे क्लास में, क्लास के साथ ही मिल जाया करेगा, तो वहां से तसल्ली में घर बैठ के भी आप बाद में लिख सकते हो। ये काम कर लेंगे हम। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, इस पे अपन थोड़ा थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि 3 तरीके से उपकरण थे। सबसे पहले पूरा पाषाण काल आया, जहां मनुष्य शिकारी और खाद्य संग्राहक था, पशुपालन, कृषि और अग्नि के ज्ञान का यहाँ पर अभाव था। और इस काल से संबद्ध सर्वप्रथम जो उपकरण मिलता है हमें, ठीक है ना, वो उपकरण क्या मिलता है? वो उपकरण हस्त कुठार मिलता है। मैं समझा रहा हूं, इतनी देर में आप लिख सकते हो। तो वो क्या मिलता है? हस्त कुठार मिलता है। फिर हम आते हैं दोस्तों यहां पर, ये पूरा पाषाण काल जो था, इसको भी हमने 3 तरीके से डिवाइड किया था, पूर्वा पूरा, मध्य पूरा और उच्च पूरा पाषाण काल। अब यहाँ हस्त कुठार तो मिला, लेकिन उसमें भी पूर्व पूरा पाषाण काल में क्रोड़ उपकरण थे, मध्य पूरा पाषाण काल में फलक उपकरण और उच्च पूरा पाषाण काल के उपकरणों में कोई अंतर नहीं था, तो वो पीछे वाले ही यहाँ कंटिन्यू रहेंगे। फिर मध्य पाषाण काल पे हम चलते हैं। तो मध्य पाषाण काल में मनुष्य, यहाँ पे देखिए शिकारी और खाद्य संग्राहक है, यहाँ भी मनुष्य शिकारी और खाद्य संग्राहक है। यहाँ पे साक्ष्य हमें पशुपालन का मिल जाता है, और वो साक्ष्य कहाँ से मिलता है? आदमगढ़ मध्य प्रदेश से और बागोर राजस्थान से। इसके अलावा इस काल में हमें अस्थि से बने हुए उपकरण दिखाई देते हैं, तो वो सराय नाहर राय और महदहा से प्राप्त होते हैं। कहाँ से? सराय नाहर राय और महदहा से प्राप्त होते हैं। और नवपाषाण काल की बात करूं, तो खाद्यान्नों का सर्वप्रथम उत्पादन हुआ। आग का प्रयोग एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। साक्ष्य हमें लहुरा देव, भारत से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। मेहरगढ़ पाकिस्तान से गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। और गुफा भारत में कृषि और पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य नवीनतम खोजों के आधार पर प्राप्त हो जाता है। ठीक उसी तरीके से बुर्जहोम में मानव कंकाल और कुत्ते का कंकाल साथ में दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है। ऐसे साक्ष्य हमें बागोर से भी मिल जाते हैं। यहाँ पर संगनकल्लू और पिकली हल और उतनूर से हमें तीनों जगह से राख के टीले भी इस काल में दिखाई देते हैं। तो ये एक डिवीजन है जिस पे अब हमारी चर्चा आगे चलेगी और हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये ठीक रहेगा, मुझे लगता है कि हम लोगों को क्लास का पीडीएफ वहीं अपलोड कर देना चाहिए, तो हम कर दिया करेंगे। आगे बढ़े। लिख लिया होगा आपने इसको। कोई बात नहीं, साफ तो दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, ऐसा कुछ नहीं है। और जूम करें तो फिर ये बड़ा हो जाएगा। आप आगे बढ़िए, हम इस पे मतलब ये पीडीएफ में लगा दूंगा क्लास में, आप कर लेना। अब हेडिंग बनाइएगा, पाषाण काल, जिसमें मनुष्य की यात्रा आखेट यानी कि खाद्य संग्रह, शिकार करेगा तो किसके लिए? खाद्य संग्रह करने के लिए। और कहां तक? वो भोजन उत्पादक तक कैसे पहुंचा? मनुष्य की जो यात्रा रही, उस यात्रा पे बात करेंगे। यही था हमारा प्रारंभिक इतिहास। हम यहां से शुरू होते हैं और हम इस काम को करते हुए हम इस यात्रा तक पहुंच जाते हैं। कहीं पे लिख सकते हैं, कहीं लिख दो, घर की दीवारों पे मत लिखना बस। ठीक है ना? यस।
प्रारंभिक मानव लगभग 20 लाख बीसी क्या था? उसे हम लोग आखेटक और खाद्य संग्राहक के नाम से जानते थे। उसे हम लोग किस नाम से जानते थे? उसे हम लोग आखेटक और खाद्य तो वो पूछ रहे सर कहीं भी लिख सकते हैं, आप घर की दीवारों पे लिखो तो कैसे मजा आएगा। आखेटक और खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अब खाद्य संग्राहक था तो खाने के लिए आमतौर पर क्या इस्तेमाल करेगा? जंगली जानवरों का शिकार करेगा। करेगा नहीं करेगा बताओ? जंगली जानवरों का शिकार, चिड़िया, पशु, पक्षी, मछली, कंद मूल फल आदि, इन सब को वो क्या करता था? अपने आखेट अर्थात शिकार के माध्यम से प्राप्त करता था। अब उसको ऐसी चीजें, मतलब मनुष्य जानबूझ करके, सुनो, आखेट करने के लिए वो इन जगहों की इस्तेमाल करता है, ठीक है ना। सिचुएशंस क्या थी? अब यहां से आगे की कहानी सुनिएगा। यह एक प्रकार का समुदाय था। क्या था? यह एक प्रकार का समुदाय था, ग्रुप था लोगों का। कौन सा? ये वाला आखेटक खाद्य संग्राहक। ये लोग खानाबदोश जीवन जीते थे। इनका जीवन कैसा था? खानाबदोश जीवन जीते थे, ठीक है ना। यह लोग खानाबदोश जीवन जीते थे। क्या करते थे? खानाबदोश जीवन जीते थे। इनको, यानी हमारे पुरातत्वविदों को, ठीक है ना, कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनके आधार पर हम ये तय कर पाए हैं कि इन लोगों की दिनचर्या का पार्ट क्या होता था, ठीक है ना। सिचुएशंस क्या थी? पुरातत्व पुरातत्वविदों को इनके पाषाण अर्थात पत्थर के औजार प्राप्त होते हैं। जिंदगी यही है, बढ़िया मस्त एकदम। खाने के लिए इनको क्या करना है? कुछ इंतजाम करने, बस। बाकी ड्रेस कैसी होनी चाहिए, गाड़ी में डीजल कहाँ से आएगा, वाईफाई का रिचार्ज हुआ कि नहीं आया, बिजली का बिल भरा कि नहीं भरा, है ना, बच्चों की फीस गई कि नहीं गई, हमारे को, मतलब बहुत सारी फैसिलिटीज जो आज के जमाने में इनसे ये मुक्त थे एकदम। पढ़ना लिखना है, नेट क्वालिफाई करना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, मोह माया से दूर था जीवन। बस जंगली जानवरों, चिड़िया, पशु पक्षियों को ढूंढना और उनका शिकार करना, इनका पेशा हुआ करता था, ठीक है ना। अब ये जो हमें पाषाण अर्थात पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं, इन पत्थर के औजारों का प्रयोग, इन पत्थर के औजारों का प्रयोग
मनुष्य क्यों करता था? 2-3 काम थे उसके, ठीक है ना? फल फूल काटने के लिए भी, हमें भी तो चाकू चाहिए होता है सेब काटने के लिए, बताओ। दूसरा उपयोग, पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल। उतारने के लिए तो अलग टाइप का औजार चाहिए। और तीसरा उपयोग इनका क्या हुआ करता था, ये इसके अलावा ये मतलब हड्डियों और मांस को काटने के लिए, हड्डियां एवं मांस कटिंग। आप देखिए ये तीनों डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी तीनों को काटने पीटने के लिए 3 तरीके के औजार चाहिए इनको। चाहिए नहीं चाहिए बताओ? इनको क्या चाहिए? इस प्रकार के औजार चाहिए। इनमें से ये लोग कुछ पत्थर के औजारों में लकड़ी या हड्डी का मुट्ठा बनाकर, क्या बनाकर? मुट्ठा बनाकर, यानी उसको पकड़ने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बना करके, ठीक है ना? लकड़ी के या हड्डी के मुट्ठे लगाकर, लगाते, और ये फिर भाले और बाण जैसे औजार भी तैयार करते। पिक्चर चल रही होगी आपके दिमाग में कि हम लोग ही घूम रहे हैं जंगल में, ऐसे ऐसे औजार हैं हमारे पास। और अगर पिक्चर नहीं चल रही है तो फिर टेंशन मत लो, पिक्चर चलवा देते हैं, ठीक है ना? देखो, पिक्चर यहां से चलेगी। सबसे पहले तो हम इसमें बात कर लेते हैं, ये कुछ वो क्षेत्र हैं जिन पे बात करेंगे आपके साथ। इस बार एनसीईआरटी को पढ़ाने का मैं पूरा मानस बना के आया हूं ढंग से, मैप वैप लगा के आपको शानदार पढ़ाएंगे। अब ये भी क्या है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है ना? ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। इसमें क्या है, देखिए अब यहां पे ये संकेत दे रखे हैं कि पूरा पाषाणकालीन स्थल, नवोपाषाणकालीन स्थल, महापाषाणकालीन स्थल, तो आधुनिक नगर और आरंभिक गांव कहाँ कहाँ डेवलप हुए थे। सबसे पहले हम बात करते हैं पूरा पाषाणिक स्थलों की, ठीक है ना? तो पूरा पाषाणिक स्थलों में आपको तो यहां नहीं दिख रहा होगा, मुझे एक दिख रहा है। सबसे पहले एक पॉइंट ये, और ये वो पॉइंट है जिसकी चर्चा अगर मैं करूं तो ये भीमबेटका ठहरता है। क्या ठहरता है? भीमबेटका। क्योंकि भाई यहां से हमें शैल चित्रकारी के साक्ष्य मिल जाते हैं। इस मैप में आप देख सकते हैं, ठीक है ना? हाँ, हड्डी से मन खराब हो गया। तो ये भीमबेटका हो गया, ठीक है ना? ये कुरनूल है, ये कुरनूल की गुफाएं हैं, ये भी पूरा पाषाणकालीन स्थल है। फिर ढूंढेंगे इसमें और कहाँ है, और कहाँ है, और कहाँ है। ये देखिए पूरा पाषाण के यही है ज्यादातर, इतने ही है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना? कोई बात नहीं, दृष्टिकोण होना चाहिए देखने के लिए। ढंग से देखो, समझ में सारी चीजें आ जाएंगी। इंडिया में ही तो सब कुछ है, इंडिया से बाहर क्या है? और जो मैं आपको आपका एक परिचय और करा रहा था, वो ये करा रहा था, ये देखिए, ये इसको आपको समझेंगे तो
यहां पे कुछ चीजें आपको समझ आएंगी। जो मनुष्य था वो ऐसे ऐसे औजार यूज कर रहा था। इसमें तो समझ आ रहा है। अब ये क्या है, देखिए, ये लघु पूरा पाषाण उपकरण है। हाँ, उषंगी भी होगा। खंडक औजार जिसे चॉपिंग टूल्स कहते थे, वो इस तरीके का होता था। अच्छा, इधर से इसकी शेप ऐसी है कि आप पकड़ सकते हो, और इसके ये सारे जो किनारे हैं वो नुकीले हैं, जिसे आप कहीं से काटोगे तो वो काट देगा। इसको हस्तकुठार कहते हैं। पेबल हैंडेक्स, ये वो पत्थर थे जो पानी की रगड़ खा करके गोल हो गए, और उन पर धार मार के हमने इनको अलग करके औजारों में बदल दिया। इसको विदारिणी यानी क्लीवर कहते थे। ये हस्तकुठार था, हैंडेक्स पत्थर की कुल्हाड़ी जिसे कहा गया, और ये सल्कित औजार है खंडक, जिसे चॉपर कहा गया था। अब देखो, इनमें भी क्या विशेषताएं थी, इनको बनाने की विधियां थी। जैसे एक छोटे पत्थर पर बड़े पत्थर से एक बार प्रहार कर दिया तो जो शेप उसकी बन गई वही बन गई, वो एक अलग विधि थी। तो ऐसी बहुत सारी विधियां थी जो आपके नेट के सिलेबस में आपको काउंट करनी है। नेट के सिलेबस में आपको काउंट करनी है, पढ़ना है आपको उसको। एक सेकंड आप इसको देखिए जब तक। ये लड़की क्यों रो रही है? कोई अशुभ घटना घटित हो गई है क्या आसपास? ये क्यों रो रही है क्लास में? तो मानसिकता ही रोने की लेकर के बैठी हो, कितने दिन में क्लास में आई हो और लाइव। अब तुम सुधर जाओ बस, अदरवाइज मेरी क्लास में नहीं रुक पाओगे। अपनी हरकतें, आदत और व्यवहार, सारी चीजें सुधार लो। आपके बिहेवियर में एक प्रोफेसर चाहिए मुझे। आपके बिहेवियर में अगर कुछ नहीं दिखेगा, आपका व्यवहार नहीं झलकेगा, तो आप जीवन में गधा मजदूरी कितनी भी कर लेना, फिर आपका उद्धार नहीं हो सकता। तो ये कुछ टूल्स थे, और मैंने आपको एक चीज और बताई थी, ये टूल्स भी देख सकते हैं आप यहाँ पर। ये जो टूल्स है उन्हीं में से लिए हमने। ये जो टूल्स थे पुराने वाले, वो उन्हीं में से लिए हमने। ये टूल्स के जरिए हम पेड़ की जड़ें खोद रहे हैं। और इस टूल में आप देख सकते हैं कि ये नुकीला जो पॉइंट बना हुआ है, मनुष्य के लिए प्रारंभिक तौर पर ये सुई का काम कर रहा है, क्योंकि ये इस से छेद कर रहा है इसमें, और फिर उसमें कोई दागे नुमा चीज पिरो करके उसको गांठ मारता हुआ चला जाएगा। सिलाई की ऑटोमेटिक मशीन तो थी नहीं कि इंटरलॉक हो जाए। तो ये जानवर की खाल को सिल रहा है। आप सोचिए इनकी दिनचर्या, इनका मस्तिष्क कितना डेवलप था कि बिना संसाधनों के ये लोग ये काम कर रहे थे। हम तो एआई बेस्ड हो गए ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई। अभी आ, ऐसी सिचुएशंस आ गई है कि हम लोग एआई को ये बोलेंगे कि ये कर दो तो वो वही कर देगा। तो ये कुछ इनके औजार थे। आपको कुछ और औजारों के बारे में भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। हम आगे भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा उससे पहले इन औजारों को भी अपन एक बार देख लेते हैं, ताकि फिर अपन डायरेक्ट इन औजारों पे बात ना करके अपने कंटेंट पे ही बात करेंगे। ये जो औजार हैं, ये औजार अगले टाइम के हैं।
ये सब क्या है आप जानते हैं? ये मध्य पाषाण काल के माइक्रोलिथ से जो सूक्ष्म उपकरण थे, जो सूक्ष्म औजार थे। 6 क्लास की चैप्टर 2 की बुक में आपको ये दिख रहा होगा 100%। ये देखिए, ये क्या है? ये त्रिकोण है छोटा सा। मैं आपको क्लास में कई बार पढ़ाता हूं कि आपको ऐसा एक त्रिकोण बना लिया आपने पत्थर का, एक खरगोश जैसा छोटा जीव दिखाई दिया, आप उसको फेंक के मारोगे क्योंकि भाग के तो पकड़ नहीं सकते। तो इस औजार का कोई एक कोना उसको प्रारंभिक स्तर पर घायल करने में कामयाब रहेगा, और जब वो उसको घायल कर देगा तो आप उसका शिकार कर लेंगे। हम अभी शिकारी हैं, हम अभी भोजन इकट्ठा कर रहे हैं, तो हमारी थिंक उसी हिसाब से रहनी चाहिए। तो हम इसको फेंक देते थे। ये समलंब थे। ये नीचे से क्या है, समलंब ऐसा था, यहां से कम है और इधर से इसकी धार होती थी कोनों पे। ये देखिए प्रक्ष धार युक्त सूक्ष्म फलक के औजार थे। ये अर्धचंद्राकार थे, ये भी एक तरफ से पहने थे और एक तरफ से इनकी ये पकड़ने की थी स्थिति। जैसे आपने देखा होगा ना, वो सिलबट्टा आता है, उसपे जो बट्टा होता है पकड़ने वाला, तो वो ऊपर से गोल होता है और उसमें अगर नीचे धार लगा दी जाए तो वो काटने का काम करेगा। तो इस तरीके का ये अर्धचंद्राकार औजार थे। ठीक है, ये खुरचनी थी, ये फ्लूटेड क्रोड था। ये सारे के सारे औजार आप एनसीईआरटी की किताब में देख सकते हैं। नहीं भी दिखे तो आप लोग इनको क्या करेंगे, गूगल करके भी निकाल सकते हैं। ये बड़ी चीज नहीं है, मैंने भी गूगल से लिए, आपको ये गूगल से मिल जाएंगे। देखो, ये इतना बढ़िया काम किया कि दिमाग लगाया। इसको देख रहे हो आप, लकड़ी के साफुट में सूक्ष्म पाषाण फलक से बना हुआ हाशिया। हमने पहले हाशिया काटने के लिए लकड़ी के फलक में बना लिया ऐसे, फिर मोड़दार सॉकेट में बना हुआ सूक्ष्म पाषाण का हाशिया। आप हाशिया जानते हो, आज लोहे का हाशिया इसी डिजाइन में आता है जिसमें लकड़ी का हत्था लगा रहता है, हम फसल काटने के लिए उसको काम में लेते हैं। यस या नो? और ये चीज इन्होंने उस टाइम मध्य पाषाण काल में, और तिकोने फलक से युक्त मत्स्य भाला, इसमें इस तरीके से ये हैं, इसको ये फेंक के मारते थे तो ये क्या कर लेता था, ये इनका भाला हुआ करता था। अब आप देख सकते हैं 0 से 2 सेंटीमीटर की उसकी आगे वाली कोने की वो होती थी, जो दांतली बोलते हैं कई जगह, सब जगह अलग अलग जो है वो तो क्षेत्रीयता के आधार पे उसमें अंतर आ जाता है, भाषा युक्त चीजें हैं। 10 तो नहीं बज गए, मैडम आ गई होगी यार क्लास के लिए। हे राम, तुम आज डांट पड़वाओगे। चलो, तो ये अपना क्या हो गया, ये कॉन्सेप्ट हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अब देखो, कल आपको यकीन आना चाहिए कि हम जब इसको पूरे तरीके से पढ़ेंगे तो इसमें मजा आएगा। ठीक है ना? हमें किस में मजा आएगा? पाषाण काल में मजा आएगा। इसी पे काम चल रहा है। कल हम मध्य पाषाण की भी बात करेंगे, नव पाषाण की भी बात करेंगे। तो एक बार आप इसको अभी यहाँ होल्ड करिए, मैडम की क्लास ले लीजिए। 11 बजे मैं इंडियन हिस्ट्री की क्लास में पुणे आता हूँ, ठीक है ना? और कल मैडम आई थी मेरे पास शाम को, तो हमने आ, काफी डिस्कस किया था आपके उस चैनल को लेकर के, उस पे क्लासेस नहीं जा रही हैं। और फिर क्या करना है कि सोमवार से आपके उस चैनल के लिए हम लोगों ने जो पूरे टीचर्स सेट किए थे, उनके संसाधन, उनके इक्विपमेंट्स, क्योंकि तकनीकी है, दूर दराज क्षेत्रों में बैठे हैं, किसी का वाईफाई कनेक्शन नहीं हुआ, किसी के लैपटॉप की विंडो अपडेट नहीं हुई है, किसी के पास कंटेंट नहीं आया है। मे भी मुझे उम्मीद है कि सोमवार तक गुंजन मैडम की, मुबारक खान सर की और अर्जुन सर की क्लासेस पेपर 1 में, इंक्लूडिंग मेरी भी क्लासेस और मैथ्स की क्लासेस भी पेपर 1 में आपके लिए आ जाएगी। तो उसके लिए अपन दोपहर को 2 बजे से एक शेड्यूल स्टार्ट करेंगे, यूट्यूब प्लस ऐप दोनों में, जो शाम को 6-7 बजे तक आपको फर्स्ट पेपर की क्लासेस दे देगा। ठीक है ना? चलिए, ओके, धन्यवाद। तो आप इसको देख लीजिए, और इसमें एडमिशन जिन्होंने नहीं लिया है वो आप लोग ले लीजिएगा। ओके, थैंक यू, 11 बजे मिलते हैं। हाँ, कल पढ़ा देंगे मोनिका, कोई बात नहीं।